नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आपका एईडीयू के एक नए प्रैक्टिस सेशन में। बीपीएससी एईडीयू का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आप सभी को पता है। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन नंबर 7। ठीक है, इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख लेंगे। और शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन को। और 70 क्वेश्चन होने वाले हैं हर दिन की तरह। आप सभी को पता है, जो लोग रेगुलर जुड़ते हैं वो लोग जानते होंगे। 30 आपके इंग्लिश के होते हैं और 70 आपके हिंदी के क्वेश्चन होते हैं। तो इंग्लिश वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, दुरुपयोग का संधि विच्छेद होगा। तो दुरुपयोग का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा। दुहधन उपयोग होता है, दुर्धन उपयोग होता है या दुर्धन उपयोग होता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। दुरुपयोग का संधि विच्छेद। तो दुरुपयोग के संधि विच्छेद की अगर बात कर लें तो इसका जो सही होगा क्या हो जाएगा, दुहधन उपयोग होता है। क्या होता है, दुहधन उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। मतैक्य के किस संधि का उदाहरण है। आपको बताना है मतैक्य जो है वो किस संधि का उदाहरण है। गुण संधि का, यड़ संधि का या फिर वृद्धि संधि का। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32। तो इसकी बात कर ले मतैक्य के। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो मत धन एक के होता है। क्या होता है, मत धन एक के होता है। इसलिए इसमें कौन सी संधि आएगी, इसमें वृद्धि संधि आएगी। कौन सी आएगी, वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजनालय का संधि विच्छेद है। तो भोजनालय का संधि विच्छेद आपको बताना है। भोजन धन आलय होता है, भोजन धन लय होता है या फिर भोजना धन लय होता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 33 का आंसर करना है। तो फटाफट से आंसर करते रहेंगे और लास्ट में अपना जो भी स्कोर आएगा उसको जरूर देखेंगे। तो भोजनालय की बात कर ले, इसका जो सही संधि विच्छेद है वो भोजन धन आलय है। क्या है, भोजन धन आलय, यानी कि दीर्घ संधि इसमें अगर देखा जाए तो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 34। गोद लिया हुआ पुत्र। तो गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है वो क्या कहलाता है, दत्तचित्त कहलाता है, दत्तक कहलाता है या त्याज्य कहलाता है, बताएंगे। तो त्याज्य क्या होता है, त्याग देने योग्य को त्याज्य बोलते हैं। ठीक है, त्याग देने योग्य को त्याज्य बोलते हैं, तो ये सही नहीं होगा। दत्तचित्त की बात कर लें तो किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला वो होता है दत्तचित्त। तो बचा हमारे पास दत्तक। तो दत्तक होता है गोद लिया हुआ पुत्र। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कह रहा है कि मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, मंदिर और मंदिरा। तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर खोजते हैं। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे पूजा घर और पुजारी, घर और सवारी, गुफा और बड़ी गुफा। अब इसमें आपको मंदिर और मंदिरा का अर्थ बताना है। तो मंदिर की बात कर लें, मंदिर को पूजा घर या फिर देवालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूजा घर या फिर देवालय बोलते हैं। और मंदिरा की बात कर लें तो मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला। ठीक है, जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, अश्वशाला। ठीक है, तो बात कर ले यहाँ पर पूजा घर और अश्वशाला होता है, तो पुजारी होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36। इसका सही जवाब आपको बताना है। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द के जोड़े पहचानिए। तो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द के जोड़े पहचानने हैं आपको, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या हों, अलग अलग हों। अपेक्षा और उपेक्षा, संसार, जगत, साम, संध्या। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो संसार और जगत तो एक ही चीज है, साम संध्या भी एक ही चीज है। अपेक्षा और उपेक्षा की बात कर लें, ये अगर देखा जाए तो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द है, क्योंकि उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना या फिर निरादर करना, और अपेक्षा का अर्थ क्या होता है, अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा। क्लियर है, तो यही हमारा सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 37। इसका आंसर आपको करना है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। तो द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। तो द्विज का मतलब क्या, ब्राह्मण होता है, पक्षी होता है, दांत होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे।
तो द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है, दांत भी होता है। इसके अलावा चंद्रमा और अंडज भी होता है। क्लियर है? तो इस तरह उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है? कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है? तर्जनी, उत्तरीय या फिर कपोल? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करना है आप सभी को। तो उत्तरीय की बात कर लें, ये शरीर का अंग नहीं होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? उत्तर दिशा होता है। क्या होता है? उत्तर दिशा होता है, इसलिए ये हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। बाकी तर्जनी आप सभी को पता है, हाथ की एक उंगली होती है, और कपोल गाल को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मृषा किस शब्द का पर्याय है? तो मृषा आपको बताना है किस शब्द का पर्याय है, अर्थात पर्यायवाची है। मिथ्या, मृत्यु या फिर मुक्ति? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो मृषा की अगर बात कर लें तो मृषा जो है मिथ्या शब्द का एक पर्यायवाची है। किसका? मिथ्या का। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 40। वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा शब्द का अर्थ सुधा, चंद्रमा या फिर प्रकृति? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40। तो बात कर लें वसुधा, तो वसुधा का मतलब क्या होता है? वसुधा का मतलब होता है धरती। क्या होता है? वसुधा का मतलब होता है धरती। तो दिए गए ऑप्शन में से ना तो सुधा, ना ही प्रकृति, ना ही चंद्रमा। ठीक है, कोई भी आंसर सही नहीं है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बनेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 41। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो उत्कंठित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। इच्छुक, लालायित या फिर उत्सुक? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो उत्कंठित की बात कर लें तो उत्कंठित का मतलब यहाँ पर क्या नहीं होता है? तो उत्कंठित का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इच्छुक भी होता है, लालायित भी होता है और उत्सुक भी होता है। तो यहाँ पर सभी तो होते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। क्लियर है? सभी पर्यायवाची इसमें दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर प्रश्न 42 से लेकर प्रश्न 44 का सही विलोम चुनना है। तो विलोम बताना है आपको, सही बताइए। चिरंतन का विलोम आपको बताना है क्या होता है? शाश्वत, नश्वर या फिर निरंतर? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करना है आप सभी को। तो चिरंतर का जो विलोम होता है वो क्या होता है? नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, सन्मार्ग शब्द का विलोम है। तो सन्मार्ग शब्द के विलोम की बात कर रहा है, बताइए क्या हो जाएगा। सहज मार्ग, सुमार्ग या फिर अमार्ग? तो सन्मार्ग की बात कर ले, सन्मार्ग का जो विलोम होता है वो होता है कुमार्ग। क्या होता है? कुमार्ग होता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 44। इसका आंसर आप सभी को करना है। क्वेश्चन कह रहा है उक्त शब्द का विलोम है। तो उक्त शब्द का विलोम क्या होगा वो आपको बताना है। अनुक्त होगा, उपयुक्त होगा या फिर अनुपयुक्त होगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो उक्त की विलोम की बात कर ले तो उक्त का विलोम होता है अनुक्त। क्या होता है? अनुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। बै, धन और बैठ और अक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप सभी को करना है। तो बैठक शब्द की बात कर लें तो इसमें प्रत्यय की बात कही गई है। तो ये कौन सा प्रत्यय होता है? का प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? का प्रत्यय होता है। तो इस तरह यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में से कोई भी आंसर हमारा सही नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 और इसका आंसर आप सभी को करना है।
क्वेश्चन कह रहा है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। तो जो बद उपसर्ग है वो किस भाषा का है बताइए। यहाँ पे संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू फारसी 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला जो बद उपसर्ग है वो उर्दू फारसी भाषा का है। किसका है? उर्दू फारसी भाषा का है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बन जाएगा। क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बनेगा, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 47। अतीव शब्द में निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग है। तो अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप सभी को बताना है। तो कह रहे हैं अति हो जाएगा, अपी हो जाएगा या फिर अधि हो जाएगा। ए बी सी में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो अगर इसकी बात कर ले तो अति को अगर हम यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे तो क्या आता है? अति और धन क्या आता है? यू आता है। यही मिलके क्या बनता है? अतियु बनता है। तो इस तरह यहाँ पर अगर उपसर्ग की बात कर लें तो उपसर्ग क्या होगा? अति होगा। और आपके ऑप्शंस में से अगर देखा जाए कोई भी अति ऑप्शन नहीं है तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ई इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानना है आपको, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाषाण दिया है, कंकन दिया है, प्यासा, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो बात कर ले तद्भव शब्द की, तो तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? तो प्यासा की बात कर ले, प्यासा एक तद्भव शब्द है। प्यासा कैसा शब्द है? ये एक तद्भव शब्द है। और इसके अगर बाकी की बात कर ले, जैसे पाषाण दिया हुआ है तो पाषाण कैसा शब्द है? ये एक तत्सम शब्द है। और इसके तद्भव की बात कर ले तो इसका जो तद्भव होता है वो पाहन होता है। क्या होता है? पाहन इसका तद्भव होता है। इसके अलावा कंकन अगर हो गया तो इसका क्या होता है? कंगन होता है। क्या होता है? कंगन होता है। तो इस तरह हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 49। इनमें से एक शब्द तद्भव है, तद्भव शब्द की पहचान करना है, बताएंगे। गोधूम, अंधकार और स्कंद, दिए गए ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसके राइट आंसर की बात कर ले, यहाँ पर जो तद्भव शब्द है तो गोधूम की बात कर ले। गोधूम कैसा शब्द है? ये एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम है। अंधकार की बात कर ले, ये भी एक तत्सम शब्द है। और स्कंद भी आपका तत्सम शब्द है। इस तरह दिए गए विकल्पों में से सभी तत्सम शब्द है, इसलिए आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बनेगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50। अमी का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करना है आप सभी को। तो अमी का तत्सम बताना है। अमी हो जाएगा, अमृत हो जाएगा या फिर अमृत हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो अमी की बात कर ले, अमी का जो तत्सम रूप होता है वो होता है अमृत। क्या होता है? अमृत। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 51। चारपाई शब्द है। तो चारपाई कैसा शब्द है ये आपको बताना है। रूढ़ शब्द है, यौगिक है या फिर योग रूढ़ है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो चारपाई की बात कर ले तो चारपाई एक योग रूढ़ शब्द है। चारपाई कैसा शब्द है? एक योग रूढ़ शब्द है। और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? तो वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ जो है विशेष होता है, यानी रूढ़ होता है। क्लियर है? तो यही हमारा राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52। तो इसमें आपको बताना है से। तो से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है ये आपको बताना है। तो आपको कारक में से बताने हैं चिन्ह पहचान करके कि कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। तो संप्रदान होगा, कर्म होगा या अधिकरण होगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो कारक विभक्ति चिन्ह अगर देखा जाए तो आपको याद होने चाहिए। जैसे कर्ता का जो चिन्ह होता है वो ने होता है, कर्म का को होता है, कर्ण का से या फिर क्या के द्वारा होता है, और संप्रदान का को और के लिए होता है, अपादान का से अलग होने के अर्थ में होता है। तो यही हमारा पूछा है, से अलग अलगाव होने के अर्थ में। तो वो किसका होता है? वो होता है अपादान का। किसका होता है? अपादान का। तो अपादान दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो जो आपका रेखांकित पद कौन सा है? ये है बहन को पुस्तक देता है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है, संप्रदान है या फिर संबंध कारक है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे।
तो इसकी अगर बात कर लें तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को हो जाएगा, कर्म का होता है को, तो यहाँ पर को दिया है, बहन को पुस्तक देता है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसको क्या बोलते हैं, मृण्मय बोलते हैं, उऋण बोलते हैं या उत्तीर्ण बोलते हैं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जिसने ऋण चुका दिया हो उसको बोलते हैं उऋण, क्या बोलते हैं, उऋण बोलते हैं। इसके अलावा बात कर ले मृण्मय की, तो जो वस्तु मिट्टी की बनी हो उसको मृण्मय बोलते हैं। क्लियर है, जो वस्तु मिट्टी की बनी हो उसको मृण्मय बोलते हैं। उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, जिसने परीक्षा पास कर ली उसी को उत्तीर्ण बोलते हैं। तो बाकी के होंगे नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। तो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है या फिर विचार प्रधान होता है। तो कर्मवाच्य में जब कर्मवाच्य है तो जाहिर सी बात है क्या प्रधान होगा, कर्म प्रधान होगा, है ना। और कर्म दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ई बनेगा राइट आंसर। क्योंकि भाव की जो प्रधानता होती है वो भाववाच्य में होती है और कर्ता की जो प्रधानता होती है वो कर्तवाच्य में होती है। यहाँ पूछा है कर्मवाच्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 क्वेश्चन है, उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो डाली पर तोता बैठा है, इसमें काल की पहचान करना, पूर्ण भूतकाल होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा या फिर अपूर्ण भूतकाल होगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, वर्तमान काल है, उस डाली पर एक तोता बैठा है, और वर्तमान काल का कैसा भेद, तो पूर्ण वर्तमान काल होगा। कैसा होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, फटाफट से आंसर करते रहेंगे आप लोग। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो हमेशा जो एक वचन में प्रयुक्त होता है वो कौन सा शब्द है, पौधा, पुस्तक या फिर सहायता। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें सहायता की, तो सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। बाकी पौधा का पौधे हो जाता है, पुस्तक का पुस्तकें हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है, चील, कुर्सी, पक्षी। तो राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। तो चील की बात कर लें, ये एक स्त्रीलिंग शब्द होता है, कुर्सी भी स्त्रीलिंग शब्द होता है, पक्षी की बात कर लें तो पक्षी यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होता है क्योंकि पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, श्याम बाजार जा रहा है। तो श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, पूर्णकालिक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जिसके साथ कर्म दिया हुआ है, यानी कर्ता द्वारा जो किया गया कार्य है उसका जो परिणाम है कर्म पर पड़ रहा है, वही क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक है, स्थानवाचक है या परिमाणवाचक है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर सुबह यानी कि समय की बात की गई है, और जब समय की बात होती है तो वो कालवाचक होता है। कैसा होता है, कालवाचक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, ये आपको बताना है। नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या फिर यौगिक क्रिया है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो हथियाना, चिकनाना ये सभी कैसी क्रिया हैं, ये सभी नाम धातु क्रिया है। कैसी क्रिया है, नाम धातु क्रिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका आपके सामने है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। आपको सकर्मक क्रिया यहाँ पर छांटना है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा। तो यहाँ पर दिया है चलना, सोना और मुस्कुराना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए चलना, सोना, मुस्कुराना ये सभी कैसी क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रियाएं हैं। कैसी क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रिया है। वो चाहे सोना हो, चाहे चलना हो या मुस्कुराना हो,
तो इसमें सकर्मक कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह घोड़ा अच्छा है में आपको बताना है जो यह दिया गया है शब्द वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, यह जो दिया गया है वो सर्वनाम शब्द है। कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 64, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस शब्द का यहाँ पर आपको बताना है विशेषण, आलसी होगा, आलस्य होगा या फिर अलस होगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो आलस की बात कर ले, आलस का जो विशेषण होता है वो कौन सा होता है? आलसी होता है। क्या होता है? आलसी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 65। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डैश मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है, तो मेरे या फिर मुझको या फिर मेरे लिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, मैं का जो संप्रदान कारक एक वचन रूप है वो मुझको, मेरे लिए तथा मुझे है ना। मेरे, मैं के संबंध में संबंध कारक का रूप है। जो मेरे है वो अगर देखा जाए तो किसका है? तो ये मैं के संबंध कारक का रूप है, ना कि संप्रदान कारक का। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा? मेरे हो जाएगा। बाकी मुझको और मेरे लिए ये संप्रदान कारक का होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से आपको बताना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 4 होते हैं? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेदों की बात कर लें तो ये होते हैं 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। तो यहाँ पर 6 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। तो क्या बनेगा इसका सही जवाब? भाववाचक संज्ञा, वचन या फिर पुल्लिंग शब्द। क्या बनाए जाते हैं बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो ये बनाए जाते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द की पहचान करना है। यहाँ पर गंगा हो जाएगा, पुराना हो जाएगा या फिर नीला हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो संज्ञा शब्द की बात कर ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गंगा, क्योंकि गंगा कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध शब्द को छांटना है। तो अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। क्या हो जाएगा? उपरयुक्त हो जाएगा, व्यंग हो जाएगा या फिर पूजनीय हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो व्यंग दिया है, तो व्यंग नहीं होता बल्कि क्या होता है? व्यंग्य होता है। क्या होता है? व्यंग्य होता है। तो इसी में ये या लग जाता है, ऐसे ये शुद्ध शब्द होता है। तो यहाँ पर गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द छांटना है। बताएंगे इसका सही जवाब क्या बनेगा। शुद्ध शब्द की पहचान करनी है आपको। अछुड़, अछुड़े और अछुड़, कौन सा वाला अछुड़े सही है वो आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें, जो शुद्ध वर्तनी है वो है अछुड़। क्या है? अछुड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 71, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? कौन सा एक जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। तो निर्देशक और लाघव तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उपदेशक आपने नहीं सुना होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 72, राम अयोध्या के राजा थे में कौन चिन्ह युक्त है? यहाँ पर राम अयोध्या के राजा थे, इसमें अल्प विराम है, पूर्ण विराम है या फिर हंस पद है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो राम अयोध्या के राजा थे, तो यहाँ पर चिन्ह दिया है कौन सा? पूर्ण विराम का। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा?
बी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 73, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? 2 हैं, 5 हैं या फिर 3 हैं? तो इसकी बात कर लें, हिंदी वर्णमाला में कुल जो है 2 अयोगवाह हैं, ठीक है, जो अनुस्वार और विसर्ग हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक या फिर ह्रस्व स्वर? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वो होते हैं प्लुत स्वर। कौन से होते हैं? वो होते हैं प्लुत स्वर। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, ना ही अनुस्वार है, ना ही अनुनासिक है, ना ही ह्रस्व है। जैसे ओम होता है तो ये प्लुत स्वर है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 75, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी और मागधी। तो मारवाड़ी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्लियर है, और मारवाड़ी का भी और मेवाड़ी का भी दोनों नाम सुने होंगे, लेकिन मागधी की बात कर लें, मागधी आपने नहीं सुना होगा। तो ये अगर देखा जाए तो ये बोली जो है बिहारी हिंदी उपभाषा में आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यास कौन है? तो आपका बंटी इस उपन्यास के लेखक आपको बताना है कौन है। मन्नू भंडारी हैं, कृष्णा है या फिर मृदुला गर्ग हैं? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन है इसका राइटर? तो इसकी बात कर लें, इसके जो राइटर हैं वो हैं मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी। और आपका बंटी में तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उसका निरूपण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? तो राष्ट्र कवि की संज्ञा किसे दी गई है? राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या फिर अज्ञेय जी को? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बात कर लें यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की, तो इन्हें जो है राष्ट्र कवि माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78, गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो गागर में सागर कौन भरता था? घनानंद, केशव या फिर बिहारी? तो उनकी रचनाओं में अगर देखा जाए तो यही उक्ति प्रसिद्ध है, किसकी? बिहारी लाल के, कि बिहारी लाल गागर में सागर भर देते थे अपनी रचनाओं से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है, विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका कौन सी भाषा में है? व्रज भाषा में है, अवधी है या फिर भोजपुरी भाषा में है? तो विनय पत्रिका आप सभी को पता है तुलसीदास जी की रचना है, और ये किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 80 से लेकर 82 तक जो है गद्यांश पे आधारित है। तो गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर करेंगे। तो मेरे साथ आप भी थोड़ा तेजी से पढ़िएगा, और जो लोग को आराम से पढ़ना है वो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो है, मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं, एक आशावादी, दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तथा निराशावादी या फिर नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपा है, उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या फिर नकारात्मक अगर देखी जाए कि नींव पर कभी किसी जीवन प्रासाद का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये था आपका गद्यांश। और अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, क्या क्या क्वेश्चंस इससे बनेंगे चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया है,
नकारात्मकता का आशय क्या है? नकारात्मकता का आशय क्या है? निराशावाद है, स्वीकार्यता है या सकारात्मकता है? तो आप सभी को पता है नकारात्मकता का आशय क्या दिया है गद्यांश में? वो दिया है निराशावाद। क्या दिया है? निराशावाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं, के लिए कहा जा सकता है? तो किसके लिए कहा जा सकता है? निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है। निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते हैं। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसकी अगर बात कर लें तो जो निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं, इस वाली जो पंक्ति में अगर देखा जाए तो निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है, ये भी सही है। और निराशावादी का जो चेहरा है चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है, ये भी सही है। और निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते, तीनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 82। यहाँ पर आत्मिक आनंद से क्या आशय है? आपको गद्यांश में आत्मिक आनंद शब्द मिला हुआ है। तो आत्मिक आनंद का मतलब क्या होता है? आह्लाद होता है, मन की मौज होता है या उपहास होता है? तो आत्मिक आनंद की बात कर लें तो आत्मिक आनंद का मतलब होता है आह्लाद। क्या होता है? आह्लाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है। तो प्राधिकारी जो शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफिसर बोलते हैं, अथॉरिटी होती है या लॉर्ड होता है? क्या होता है बताइए? तो ऑफिसर का मतलब क्या होता है? अफसर होता है। आप सभी को पता है क्या होता है? अफसर होता है। और अथॉरिटी क्या होता है? प्राधिकरण होता है। क्या होता है? प्राधिकरण कह लीजिए या फिर प्राधिकारी कह लीजिए, अथॉरिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। लॉर्ड का मतलब भगवान या ईश्वर होता है, आप सभी को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं? बताएंगे। उसे क्या बोला जाता है? शासकीय पत्र बोला जाता है या अर्धशासकीय पत्र बोला जाता है या टिप्पणी की जाती है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर? बताएंगे। तो जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो वो होता है अर्धशासकीय पत्र। कैसा होता है? अर्धशासकीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 आपका, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना? तो खुशामद करने का मतलब क्या होता है? नखरे उठाना, नाक में दम करना या नाक चढ़ाना? तो यहाँ खुशामद करने का मतलब है नखरे उठाना। क्या होता है? नखरे उठाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, आग लगाकर पानी को दौड़ना। तो आग लगाकर पानी को दौड़ना, ये कहावत जो है इसका अर्थ क्या होगा वो बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यंत लज्जित होना, अड़चन डालना, पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना, यही क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होगा आग लगाकर पानी को दौड़ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना। क्या हो जाएगा? अंगूठा दिखाना। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगूठा दिखाना। तो सहमत होना, धोखा देना या फिर जीत जाना। तो अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? अंगूठा दिखा दिया तो वो क्या हुआ? धोखा देना होता है। क्या होता है? धोखा देना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 88, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत शोभाए। पंक्ति में प्रयुक्त आपको अलंकार बताना है। कैसा अलंकार है? विभावना अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है? तो आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो इन पंक्तियों में अगर देखा जाए तो कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा अलंकार होगा? तो यहाँ पर होगा विभावना अलंकार। कैसा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? कौन सा शब्दालंकार नहीं है उसकी पहचान करनी है आप सभी को। अनुप्रास, यमक या फिर श्लेष अलंकार। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो शब्दालंकार की बात
कर लें, जहां किसी काव्य में शब्दों के कारण रमणीयता आती है वहीं होता है आपका शब्दालंकार। और शब्दालंकार के भेद में अगर देखा जाए तो कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास होता है, यमक होता है, श्लेष होता है और वक्रोक्ति होती है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो तीनों यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, तीनों ही शब्दालंकार हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 90। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाओ व्यक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है, ये आपको बताना है। तो सीधे सीधे परिभाषा दे दी गई है। किसकी परिभाषा है, श्लेष की, यमक की या फिर अनुप्रास की। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें तो ये होती है किसकी परिभाषा, ये होती है परिभाषा आपके अनुप्रास अलंकार की। किसकी, अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है। चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है, ये आपको बताना है। चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है, ये आपको बताना है। 12, 14 या फिर 16 मात्राओं का। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है, आप सभी को पता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 92। दी गई पंक्तियों में रस बताना है आपको, कौन सा रस दिया गया है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस दिया गया है। तो पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें वीर रस दिया गया है। कौन सा रस दिया है, वीर रस। आइए ऑप्शन में देखते हैं किसमें आपका वीर रस दिया गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपका वीर रस दिया गया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो संचारी भावों की संख्या की बात की गई है, कितनी मानी गई है। ये 30 है, 31 है या 32 है, कितनी है बताएंगे। तो संचारी भावों की संख्या की बात कर लें तो वो 33 है, यानी 33 है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि दिए गए ऑप्शंस में से 33 नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है। तो यह जूते अच्छे हैं, तो इसमें अशुद्धि की पहचान करनी है, यह जूते या फिर अच्छे। राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह जूते अच्छे नहीं होगा, ये जूते अच्छे हैं। क्या होना चाहिए, ये जूते अच्छे हैं। तो पहले में ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है। तो वाक्य का प्रकार बताना है, उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा। इसमें कौन सा प्रकार है, विस्मयादिबोधक है, इच्छावाचक है या निषेधवाचक है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो जब नहीं आता है किसी भी वाक्य में तो वो निषेधात्मक हो जाता है, तो निषेधवाचक यहाँ पर बनेगा। कौन सा बनेगा, निषेधवाचक वाक्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण इसमें से कौन सा है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी बात कर ले, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये संयुक्त वाक्य का शुद्ध उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 97। बताना है आपको यहाँ पर चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है। क्या बनेगा आपका सही जवाब। तो चतुर्भुज यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुब्रीहि समास में आएगा। किस में आएगा, बहुब्रीहि समास में आएगा, क्योंकि यहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है। तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी, तो वही चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर ना ही आपका अव्ययी भाव है, ना ही तत्पुरुष है, ना ही कर्मधारय, इसमें बहुब्रीहि समास होता है। सुपुरुष में कौन सा समास है बताएंगे आप। सुपुरुष तो तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव या कर्मधारय समास होगा। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे, सुपुरुष। तो सुपुरुष का मतलब क्या हो जाएगा, सुंदर पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुंदर पुरुष। तो इसमें कर्म की प्रधानता है, यानी कि कर्मधारय यहाँ पर समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा शीघ्र में कौन सा समास पाया जाता है।
यथा शीघ्र शीघ्र में आपको बताना है कौन सा समास पाया जाता है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव या तत्पुरुष है। तो ऐसे शब्द कई बार जो है आते रहते हैं एग्जाम में। यथा शीघ्र हो गया, यथा संभव हो गया, प्रतिदिन हो गया, भरपेट हो गया, ये सभी कैसे समास हैं? तो ये सभी अव्ययी भाव समास हैं। कैसे हैं? अव्ययी भाव समास हैं। और आज के अंतिम प्रश्न पर आ जाते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 100, और इसका आंसर आप सभी को करना है। जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या बोलेंगे? जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, वैधानिक, संवैधानिक या फिर निरुद्ध हो। तो जो कानून के विरुद्ध होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको अवैध बोलते हैं। जो कानून के विरुद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं। तो यहाँ पर वैधानिक, तो वैधानिक होगा नहीं, क्योंकि जो विधि के अधीन हो उसको क्या बोलते हैं? वैधानिक बोलते हैं। और जो संविधान के अधीन हो उसको संवैधानिक बोलते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए निरुद्ध होगा नहीं, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई इसका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा? ई इसका सही जवाब बनेगा। क्लियर है? तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों का स्कोर अच्छा रहा होगा, क्योंकि बराबर आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।